माया ने जब 18 साल में कदम रखा तो उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक गूंजने लगे। वह सुंदर होने के साथ साथ अच्छी खिलाड़ी और साथ ही नृत्य में भी उसका कोई जवाब नहीं था। जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। पर उसे क्या पता था कि माया की यही खूबियां उसके लिए अभिशाप बन जाएगी। हुआ यूं कि एक दिन जब वह सुबह नहाने के लिए अपने कपड़े उतार रही थी तो उसने देखा कि उसकी ड्रेस सामने से फटी हुई है। रात को सोते समय ड्रेस कैसे फटी, यह उसके लिए ही नहीं उसके घर वालों के लिए भी आश्चर्य का विषय था। पर जब दूसरे, तीसरे और चौथे दिन भी यही हुआ तो उसके माता पिता के माथे पर चिंता की लकीरें गहरा गईं। कारण यह था कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इस वजह से वो माया को रोज नए कपड़े नहीं दिलवा सकते थे। माया की मां को लगा कि कहीं माया जानबूझकर तो ऐसा नहीं कर रही है, इसलिए उन्होंने माया को डांटा और एक चाटा भी रसीद कर दिया। लेकिन मामला और बिगड़ गया। अगले दिन जब माया उठी तो उसकी ड्रेस सीने के पास से बुरी तरह से कटी हुई थी। फिर तो यह रोज का ही क्रम बन गया। माया के पास जितने भी कपड़े थे सबका यही हुआ। माया को मजबूरन वही कपड़े पहनने पड़ते थे। रोज रोज कपड़े फटने की घटना देखकर माया की मां को लगा कि यह किसी भूत प्रेत का काम है। इसलिए उन्होंने एक भूत झाड़ने वाले को बुलाया। ओझा आया, उसने अपना क्रियाकर्म किया, मंत्रों का जाप किया, अभिमंत्रित करके ताबीज माया को पहनाया और पैसा लेकर चला गया। लेकिन अगले दिन तो गजब ही हो गया। माया की पहनी हुई ड्रेस आग से जली हुई और जलने का निशान ठीक सीने के ऊपर था। यह देखकर माया के मौं बाप पूरी तरह से डर गए। माया के लिए नए कपड़े खरीदना अब उनके वश में नहीं था, इसलिए उन्होंने उसके कमरे से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। अगले दिन जब माया उठी तो उसके लंबे बाल कटे हुए बिस्तर पर बिखरे पड़े थे। यह देखकर माया जोर जोर से रोने लगी। माता पिता की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। उन्होंने एक और ओझा को बुलाने का फैसला किया। ओझा नियत समय पर आ गए। उन्होंने बताया कि एक आत्मा माया पर मोहित हो गई है। वह रोज रात को माया के कमरे में आती है और उससे जबरदस्ती करती है। माया जब उसका विरोध करती है तो वह उसके कपड़े फाड़ देती है अथवा जला देती है। ओझा ने आश्वासन देते हुए कहा कि मैं एक ताबीज इसके दाहिने हाथ में बांध रहा हूं, अब यह भूत इसे परेशान नहीं कर पाएगा। अगली सुबह जब माया उठी तो उसके कपड़े तो फटे हुए थे ही, साथ ही सीने पर खरोंच के गहरे निशान भी बने हुए थे। उन निशानों में खून का रिसाव भी हो रहा था और वह बहकर जम गया था। यह देखकर माया बुरी तरह से घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। उसकी चीखें सुनकर माता पिता दौड़ते हुए आए। उसकी हालत देखकर पत्थर दिल इंसान भी पसीज जाता। माया के पिता ने तुरंत फैसला किया, बस सब बहुत हो गया, अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे। यह घर, यह जमीन सब छोड़कर चले जाएंगे। बेटी की जान से ज्यादा कीमती और कुछ नहीं है। उसी शाम तीनों ने कुछ जरूरी सामान बांधा और रिश्तेदार के यहां जाने के बहाने गांव छोड़ दिया। एक सुदूर शहर में जाकर उन्होंने एक छोटा सा किराए का कमरा लिया। पिता को मजदूरी का काम मिल गया और मां घरों में काम करने लगी। माया ने भी एक छोटी सी दर्जी की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत के कुछ दिन शांति से बीते। माया के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। ऐसा लगा जैसे उस अभिशाप से मुक्ति मिल गई हो। पर वह खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक सुबह जब माया उठी तो उसकी तकिए के पास एक सूखा हुआ गुलाब का फूल पड़ा था। उसकी पंखुड़ियां काली पड़ चुकी थीं और उसमें से बांस की दुर्गंध आ रही थी। उसकी रूह कांप उठी। वह जानती थी वह आत्मा फिर आ गई है। उस रात माया को अपनी नींद में एक स्पर्श का एहसास हुआ। ठंडा बर्फ जैसा स्पर्श जो उसके गाल से होता हुआ उसकी गर्दन पर टहलने लगा। वह चीखना चाहती थी पर आवाज गले में ही अटक गई। उसने आंखें खोलीं। कमरा अंधेरे में डूबा था पर उसे साफ महसूस हुआ कि कोई है जो ठीक उसके सामने खड़ा है। उसने एक भारी सांस की आवाज सुनी
और फिर अंधेरे में दो टिमटिमाती हुई लाल बिंदुएं दिखाई दीं। ये सब भयावह चीजें देखकर वह चीख पड़ी। लाइट जलते ही माता पिता कमरे में दौड़ आए। माया बिस्तर पर सिकुड़ी कांपती हुई बैठी थी। उसने सब कुछ बताया। इस बार पिता ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने कहा, नहीं, अब भागने से कुछ नहीं होगा, इसका सामना करना होगा। अगले दिन वे एक बुजुर्ग साध्वी के पास पहुंचे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे सच्चे ज्ञानी हैं। साध्वी मां ने माया की बात ध्यान से सुनी, उसके चेहरे को देखा और फिर उनकी आंखों में एक गहरा दुख उतर आया। उन्होंने कहा, बेटी, यह कोई भूत नहीं है जो तुझे परेशान कर रहा है। यह तेरा ही एक हिस्सा है। तेरी वह सुंदरता, तेरा वह नृत्य, तेरी वह प्रतिभा जिसे तूने और दुनिया ने इतना महत्व दिया, वही तेरे भीतर एक राक्षस बन गया है। यह द सेल्फिश स्पिरिट है। जब हम अपनी बाहरी छवि से इतना प्यार करने लगते हैं कि अपने अंदर के सच्चे स्वरूप को भूल जाते हैं, तो यही होता है। यह तुझे नष्ट करके ही दम लेगा। माया हैरान रह गई। माया ने कहा, पर मैं क्या करूं? मैं इससे कैसे लड़ूं? साध्वी मां ने एक छोटा सा शीशा माया की ओर बढ़ाते हुए कहा, इससे लड़ना नहीं है बेटा, इसे स्वीकार करना है। आज रात जब वह आए, तुम डरना मत, उससे सामना करो, उससे पूछो तुम कौन हो और जवाब सुनो। उस रात माया डरी हुई थी, पर उसने हिम्मत बटोरी। उसने खुद को शीशे में देखा और अपने अंदर की ताकत को याद किया। वह नृत्य की प्रतियोगिता याद की जहां उसे हरा दिया गया था। वह दिन याद किया जब उसकी सुंदरता के कारण लोग उसकी मेहनत को नजरअंदाज कर देते थे। वह सब दर्द उभर आया। तभी कमरे का तापमान गिर गया। वही लाल बिंदुएं अंधेरे में प्रकट हुईं। माया का दिल जोरों से धड़कने लगा, पर उसने साध्वी की बात याद रखी। उसने आंखें बंद कीं और जोर से कहा, तुम कौन हो? एक कर्कश, भयानक आवाज गूंजी, मैं वही हूं जो तुम बनना चाहती थी। सबसे सुंदर, सबसे खास, सबकी परफेक्ट माया। माया ने आंखें खोलीं। अंधेरे में एक धुंधली सी छवि उभर रही थी, उसी के जैसी, पर विकृत और क्रोधित। उसने महसूस किया, यह उसका अपना अहंकार है, उसकी अपनी इच्छाओं का एक रूप जो उसे निगलना चाहता था। उसने डर पर काबू पाते हुए कहा, तुम मेरी दुश्मन नहीं हो, तुम मेरी एक गलत फहमी हो। मैं तुम्हें स्वीकार करती हूं, पर अब तुम मेरे अंदर वापस आ जाओ। मैं सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि एक इंसान हूं। यह कहते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया। उस विकृत छवि ने एक जोरदार चीख लगाई और हवा में गायब हो गई। कमरा फिर से पहले जैसा सामान्य हो गया। सुबह हुई। माया की ड्रेस पूरी की पूरी थी। उसके सीने के निशान मिट चुके थे। उसकी मां ने आकर देखा तो रो पड़ी। इस बार खुशी के आंसू थे। माया ने फिर से नृत्य करना शुरू किया, पर इस बार वह दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने आनंद के लिए। उसने दर्जी का काम जारी रखा, अपनी मेहनत से पैसे कमाए। उसकी सुंदरता अब भी थी, पर अब लोग उसे उसकी हिम्मत और उसके हुनर के लिए ज्यादा जानते थे। उसने अपने अंदर के भूत को नहीं, बल्कि अपने डर को हराया था, और इस जीत ने उसे वह शक्ति दी जिसका कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, हमारी पहली कहानी यहीं पर खत्म होती है और अब हम अपनी दूसरी कहानी पर चलते हैं। मेरा नाम बादल है। दिसंबर 2024, दिल्ली के करोल बाग, रात के 1:30 बजे की यह घटना है। मैं एक शादी से घर आ रहा था। साल के इस समय दिल्ली में सर्दियों का मौसम शबाब पर होता है। गली में कुछ कुत्तों के अलावा कोई भी नहीं था। हर तरफ एक अजीब, डरावना और डसने वाला सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरी गली में मेरे घर से 20 कदम पहले ही एक घर बनने के लिए पूरा तोड़ा हुआ था। उस घर में नींव के लिए खुदाई भी हो रखी थी। फिर जैसे ही मैं उस घर के सामने आया
तो गली के 4 कुत्तों में से एक कुत्ता मेरी तरफ जोर से भौंकता हुआ दौड़ा, जैसे मैं कोई अनजान इंसान हूं या उनके लिए कोई खतरा हूं। गली के चारों कुत्ते मुझे जानते थे, क्योंकि मैं ही रोज सुबह उनको खाना डालता था। इसलिए मैं इस बात से काफी हैरान हुआ। और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने मुझे पहचाना नहीं था, और ऐसा भी नहीं कि गली में अंधेरा हो। गली में अच्छी खासी रोशनी थी, जिसमें सब कुछ साफ दिख रहा था। मेरी पीठ उस टूटे हुए मकान की तरफ थी और मेरा चेहरा उस भौंकने वाले कुत्ते की तरफ था, और मैं पुचकार कर उस कुत्ते को शांत करने की कोशिश किए जा रहा था। मगर वो इतनी तेज भौंक रहा था कि उसके मुंह से लार तक बाहर जमीन पर गिर रही थी। फिर कुछ देर बाद पीछे हटते हुए मैं वहां से थोड़ा सा घूमा, और अब मेरी पीठ घर की तरफ हो गई। और यह देखकर मैं एकदम चौंक गया कि जहां वह टूटा मकान था, वह कुत्ता अभी भी उसी दिशा में भौंके जा रहा था। सर्दियों का मौसम था, मगर सच कहूं तो मेरे माथे पर पसीना आ गया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मेरी रीढ़ की हड्डी एकदम सुन पड़ चुकी थी, क्योंकि वो नजारा ही ऐसा था। सुनसान गली, सर्दियों का मौसम, बेतहाशा एक शांत रहने वाला कुत्ता, और मन में अजीब से डरावाने ख्यालों का लगातार आना। यह मंजर अभी यही नहीं रुका, मगर उसके भौंकने के वेग में कोई कमी नहीं आई। अलगे 3-4 पलों में वह फिर से मेरी तरफ भौंकने लगा, जैसे मानो वह खतरनाक चीज जो उसको लगातार दिख रही थी, मानो अब वो फिर से मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई हो, और वो कुत्ता एक बड़ा खतरा मानकर उसको वहां से भगाना चाहता हो। मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था, और अब किसी भी बात का शक मेरे मन में नहीं था कि यहां बहुत ज्यादा खतरा है, और यहां रुकने का मतलब अपनी जान को जोखिम में डालना है। इसलिए मैंने भागकर जल्दी से घर की घंटी बजाई और दरवाजा खुलते ही घर में आ गया। लेकिन उस रात मुझे काफी देर से नींद आई। मैं सुबह उठा, मगर वो बात फिर से मेरे मन में घूमने लगी। घर पर मैंने इस बात को बताना सही नहीं समझा, इसलिए चुपचाप तैयार होने लगा। तभी मम्मी बाहर से सामान लेकर आईं और बोली कि पड़ोस वाले कपूर अंकल गुजर गए हैं। मेरा ध्यान सीधा उसी बात पर गया कि कहीं उनकी मौत का कारण वो चीज तो नहीं थी जो मेरे पीछे उस कुत्ते को दिख रही थी, क्योंकि कपूर अंकल का घर उस टूटे घर के सामने वाला ही था जहां वो अनजान और अजीब चीज घूम रही थी। मैं सुबह ही कपूर अंकल के घर वालों से मिला और उनकी मौत का कारण जानने लगा, तो उनके बेटे ने बताया कि पापा तो एकदम ठीक थे, बस रात को पेशाब करने उठे होंगे, तभी उनका हार्ट फेल हो गया और वो टॉयलेट के बाहर ही गिर गए, जिसकी आवाज से हमारी मम्मी उठ गईं और शोर मचाकर हमें भी उठा दिया। फिर हम पापा को तभी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिर मैंने कपूर अंकल के बेटे से उनके हार्ट फेल का टाइम पूछा, तो उसने कहा कि लगभग 2 बज रहे होंगे। उस समय यह जानकर मुझे मेरा शक यकीन में बदलते हुए दिखा। कपूर अंकल की मौत के बस 3 या 4 ही दिन और बीते होंगे। संडे की मेरे ऑफिस की छुट्टी थी, इसलिए मैं शनिवार की रात को देर तक जागकर एक हॉलीवुड की फिल्म देख रहा था। काफी देर से मुझे उसी कुत्ते की आवाज आने लगी। पहले तो मैंने सोचा कि वो 4 कुत्ते आपस में लड़ रहे होंगे, मगर कुछ देर बाद आवाज लगातार उसी कुत्ते की आती रही। तो मैंने गेट खोलकर देखा तो मैं हिल गया। मैंने देखा कि वो कुत्ता उसी टूटे घर के सामने फिर से बुरी तरह भौंके जा रहा है। उस समय घड़ी में 1 बजा था। मैं अपने दरवाजे पर यह जानने के लिए कुछ देर रुका कि कहीं कोई जीव या इंसान तो वहां नहीं है जिसको देखकर वो कुत्ता भौंक रहा है, मगर मुझे वहां कोई नहीं दिखा और मेरा डर और पुख्ता हो गया। फिर मैंने दरवाजा बंद करके घर के अंदर आना ही ठीक समझा। मेरी यह रात भी काफी लंबी रही। मैं सुबह 4 बजे ही सो सका। फिर मैं सुबह उठते ही सबसे पहले गली में गया तो देखा कि इस बार उस टूटे घर के अगले मकान में एक जवान लड़का जो जिम चलाता था वो मर चुका था। उसके घर से दहाड़े मारकर रोने की आवाजें पूरी गली में आ रही थीं। वो मंजर सच में बहुत भावुक और डरावना था। मैं भी सबकी तरह गली में जाकर उनके घर के सामने टेंट के अंदर बैठ गया और पड़ोसियों से बात करने लगा। तभी एक लड़के ने बताया, जो उस मरने वाले लड़के का दोस्त था, कि कल रात शनिवार को हम सब लोग पार्टी कर रहे थे
मगर मैं पार्टी से जल्दी घर आ गया। मगर पुनीत पार्टी करके रात 2 बजे घर आया और उसकी बहन ने दरवाजा खोला तो इतनी सर्दी में पुनीत को पसीने से भीगा देखा। बहन के पूछने पर पुनीत ने कहा कि पता नहीं, बस अभी घर के पास आने पर ही ऐसा होने लगा है। मेरा दिल घबरा रहा है, इसलिए मैं जल्दी से सोने जा रहा हूं। पुनीत कल रात ऐसा सोया कि उठा ही नहीं। यह कहकर पुनीत का दोस्त जोर से रोने लगा। यह 2 घटनाएं मेरे सामने हुईं, जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। उस घर के टूटने से कोई बुरी शक्ति आजाद हुई या उसकी नींव में कुछ ऐसा दफन था जो बहुत खूंखार और खतरनाक है और अब आजाद घूम रहा है। वो मकान आज भी वैसा ही पड़ा है, क्योंकि जिसने उसको रहने के लिए लिया था और उसको जो बना रहा था, उस आदमी को लकवा मार गया है, जिसकी वजह से कई महीनों से उस मकान पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। आज भी रह रहकर यह सवाल मेरे मन में आता रहता है, वो क्या था? दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।